नमस्कार मेरे सरकार। हमने पिछली वीडियो में देखा था, क्या देखा था रिवीजन क्लासेस में अपने, कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ और अरबों का आक्रमण जो सिंध से प्रारंभ होता है। हज्जाज देखे थे हम लोग, मोहम्मद बिन कासिम MB के, इन सब को देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे उसी अरब आक्रमण में, लेकिन ये आपका इसी के बाद जैसे मोहम्मद गोरी आता है, इसके बाद गुलाम वंश की स्थापना होती है, दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने इस वाले पोर्शन को अरबों के आक्रमण में नहीं कवर किया, इसलिए अलग रखा कि यहीं से कहानी शुरू होती है किसकी। इसी के साथ सब आते हैं और गुलाम वंश की स्थापना होती है। धीरे धीरे सारी कहानी समझेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण। देखिए कि गोरी के आक्रमण के समय भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता विद्यमान नहीं थी। ये क्या आक्रमण किए थे, इसके पहले भी जो आक्रमण हुआ था वो भी तब भी केंद्रीय सत्ता विद्यमान नहीं थी। इस समय भारत में छोटे छोटे राज्य व शासक थे और ये सभी शासक आपस में ही संघर्ष थे। मतलब कि तनी समाज जमीन तू लेला, तनी समाज जमीन तू लेला, ये में मतलब भिड़ती बिटी है। सारे आपस में लड़ झगड़ रहे थे। फिर क्या होता है, थोड़ा देखते हैं इसकी भूमिका क्या क्या है। इसलिए इस समय कोई भी विदेशी शक्ति भारत पर आक्रमण करके, देखिए जब कोई भी केंद्र में अगर सत्ता नहीं है तो अगर आपस में सब झगड़ रहे हैं तो किसी अगर मान लीजिए क्षेत्र विशेष पे कोई आक्रमण करेगा तो बगल वाला उसकी हेल्प करने जाएगा ही नहीं। और जो आक्रमण करता है अब वो शक्तिशाली रहेगा तो पहले उसको लपेट लेगा, अपने शिकार में ले लेगा। जब उनको ले लेगा तो फिर अगला वाला जो बगल वाला है उसको भी हो सकता है जब्त करते। यही कहानी है कि इसलिए कोई भी विदेशी शक्ति भारत पर आक्रमण करके अपना राज्य स्थापना कर सकता था और करता है। गौरी जो है गौर वंश का शासक था। इसने भी धन की प्राप्ति और भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए आक्रमण किया। देखिए क्या है, दोनों में अंतर है। मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी में बहुत अंतर है। मोहम्मद जो गजनवी था वो केवल धन प्राप्ति के लिए भारत पे आक्रमण करता है, धन प्राप्ति के लिए, ठीक है। आता है लूट के चला जाता है। लेकिन ये गोरी नहीं, गजनवी, यहाँ गजनवी लिखते हैं, ये गजनवी, ठीक है। और जो गोरी रहता है, गोरी तो धन प्राप्ति का कम, मान लीजिए धन प्राप्ति के लिए तो आक्रमण कम या करता ही नहीं, ये साम्राज्य विस्तार के लिए आक्रमण करता है। क्यों करता है साम्राज्य विस्तार के लिए? साम्राज्य विस्तार के लिए क्यों करता है कि क्यों, देखिए क्या होता है, अब स्टोरी समझते हैं इसकी। 1163 से लेके 1202 तक गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, मतलब गयासुद्दीन मोहम्मद MD मोहम्मद बिन शाम, मोहम्मद बिन शाम ये गोर का शासक बना था। ये गोर का ये उपनाम है गोरी का, गोर का शासक बना था और ससवनी वंश का था। मोहम्मद गोरी जो है ये ससवनी वंश का था। लिखते हैं इसे संसवनी वंश, संसवानी भी कहते हैं, ससवनी वंश, ठीक है। ससवनी वंश का था। और 1173 में देखिए क्या होता है, 1173 में जो गिज के तुर्क थे, गोरी को 1173 में गिज के तुर्क ने गजनी से मोहम्मद गोरी को भगा दिया था। 1173 में तुर्कों ने इसे भगा दिया। 1173 में तुर्कों ने इसको पीट पाट के भगा दिया। तुर्कों ने इसको भगाया और भगाने के बाद क्या करता है, इसका भाई रहता है सॉरी मैं कुछ गलत बोल दिया, 1 मिनट। देखिए क्या होता है, हाँ उल्टा ही बोल दिया, जैसे कि गोर का शासक था ये, गोर का। और 1173 में गजनी पे तुर्कों का शासन था। तो तुर्कों को वहाँ से मार के भगा था 1173 में मोहम्मद गोरी, भगा के। और 1173 में अपने इसका भाई था शिहाबुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। शिहाबुद्दीन मोहम्मद को वहाँ का शासक बना देता है, ठीक है। अब मोहम्मद बिन शाम इसका नाम रहता है, एक क्या कहते हैं गोरी का। तो गोरी कालांतर में मुइजुद्दीन या मोहम्मद गोरी नाम से आता है। मुइजुद्दीन या मोहम्मद गोरी नाम से आता है, मोहम्मद गोरी, ठीक है। इसे मोहम्मद गोरी कहते हैं। 1175 में देखिएगा,
1175 में आपका पहली बार गोरी क्या करता है, मुल्तान यहाँ लिखते हैं मुल्तान पर जो आक्रमण किया था, तो गोमल दर्रा मुल्तान पर आक्रमण करता है। गोमल दर्रा होकर आक्रमण करता है। और जो यहाँ पे जब गोमल दर्रा आक्रमण करता है, यहाँ पे जानते हैं कौन रहता है, कर्मापथी रहते हैं सब, कर्माथी थे। कर्माथियों को यहाँ से परास्त करता है। ठीक, फिर क्या होता है कि यहाँ देखिएगा, अहिनिलवाड़ा या पाटन का युद्ध कहते हैं 1178 में बाद में होता है। इस युद्ध में चालुक्य वंशी मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय कहते हैं, तुर्क शासक मोहम्मद गोरी को पराजित किया और मोहम्मद गोरी पराजित होकर अपने गोर प्रदेश भाग गया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है और वहाँ पे चालुक्य वंश शासक आपका मोहम्मद गोरी नहीं, ये मूलराज द्वितीय या इसे भीम द्वितीय कहते हैं, ये मोहम्मद गोरी को पराजित कर देता है, ये यहाँ से भाग जाता है। ठीक है, तो 1178 में ये भीम द्वितीय जब इसको भगा देता है, देखिए इसके पहले 1178 से पहले होता ये है कि जब गोरी सिंध पे आक्रमण करता है, तो सिंध स्थित उच्च पे आक्रमण करता है, इसका नाम उच्च था। जब उच्च पे आक्रमण करता है तो यहाँ पे भट्टी राजपूत थे, उच्च पे भट्टी राजपूत थे। ठीक है, भट्टी राजपूत थे। ये राजपूतों को पराजित कर देता है। ठीक है, इसके बाद इसका जब मन बढ़ जाता है तो 1178 में फिर ससुर आते हैं भीम द्वितीय पे आक्रमण करने के लिए। और फिर भूम द्वितीय जो थी, इसकी माता थी ये भूम द्वितीय, एक मिनट थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, इनका ये ले लेते हैं। ये भूम द्वितीय जो इनकी माता थी, इनका नाम था नायिका देवी बहुत साहसी थी। और इन्हीं के नेतृत्व में, नायिका देवी के नेतृत्व में क्या होता है कि आबू की पहाड़ी के निकट, माउंट आबू है ना राजस्थान में, आबू की पहाड़ी के निकट, तो क्लीन कर देते हैं, नायिका देवी का आबू की पहाड़ी के निकट एक स्थान था, उसका नाम था कायद्रा। पूछेगा नहीं, लेके जान लीजिएगा। कायद्रा नामक स्थान पे गोरी की भारत में पहली पराजय हुई थी। ठीक है, गोरी का ये पहली पराजय हुई थी, ये हार गया था। पराजय हुई थी। कौन हराया था? भीम द्वितीय ने। इनकी माँ जो थी नायिका देवी, वो संरक्षिका थी और बहुत साहसी थी। फिर क्या हुआ कि जो मूलराज द्वितीय थे, भारतीय शासकों में पहले शासक थे जो मोहम्मद गोरी को पराजित किए थे। देख लेना, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। फिर क्या हुआ आगे कि 1179 में 1179, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। 1179 में गोरी पेशावर को जीत देता है। पेशावर को, ये लिखा नहीं है तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो बता देते हैं। पेशावर को जीत लेता है। और फिर क्या होता है कि 1100 जब 79 में जीत जाता है तो 1181 में उसने लाहौर पर आक्रमण किया था। 1 मिनट थोड़ा सा कलर ले लेते हैं। 1181 में लाहौर पर आक्रमण करता है और एक नाम उसका नहीं याद आ रहा है। लाहौर पे आक्रमण करता है। एक कोई मलिक था क्या, उससे भेंट करता है वहीं पे। ठीक है, खुरसव मलिक था शायद, हाँ खुरसव मलिक था, उसी से भेंट करता है। खुरसव मलिक से भेंट करता है। देखिए अब कितना क्रम से, एक चीज़ देख लीजिएगा क्रम से, अभी मतलब कन्फ्यूजन ना हो कि हम क्या क्या बोले हैं। देखिए 1173 में तुर्कों को वहाँ से हटाया था, 1173 में। ठीक है, एकदम क्रम से छोटा छोटा लिखते हैं। तो 1173 में तुर्कों को भगाया और अपने भाई को बैठाया। फिर 1175 में आपका मुल्तान पे आक्रमण करता है। गोमल दर्रा होके और कर्माथियों को परास्त कर देता है। किसको परास्त करता है? तो आपका कर्माथियों को परास्त कर देता है। आपके बाद 1176, इसमें आपका उच्च पे आक्रमण करता है और भट्टी राजपूतों को हरा देता है। फिर इसके बाद आता है 1178, ये 1178,
इसमें क्या करता है 78 में हार जाता है, पहली बार ये हार जाता है। मूल राजनीति इनकी माँ थी नायिका देवी, कायदरा नामक स्थान पे आबू पहाड़ी के निकट यह हार जाता है। पहली बार यहाँ पे मोहम्मद गोरी हारा है। किससे हारा है? मूलराज द्वितीय से हारा है। फिर 1179 आता है, मतलब 1179, इसमें पेशावर को जीतता है। फिर 1181 में आक्रमण करता है, कहाँ? लाहौर पे। ठीक, 1181 में। फिर क्या होता है कि 1181 के बाद, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, 1186 में क्या करता है कि ये पुनः लाहौर पे आक्रमण करता है। कुछ मतलब जो खुर्सो बताते ना, खुर्सो मलिक से कुछ अनबन हो जाती है, तो फिर तो फिर आक्रमण करता है। फिर यहाँ से कहानी ख़त्म होती है। उसके बाद 1189 में भटिंडा पे आक्रमण करता है। भटिंडा, ये सब पूछता है क्रम लगाने को, भटिंडा ये लिख लीजिएगा आप। भटिंडा पे आक्रमण करता है। और देखिए यहाँ से करने के बाद इतना याद कर लीजिएगा। अब कहानी यहाँ पे PDF से चलेगी कि लिखा है कि भटिंडा पंजाब ने ये 1189 में इसके पहले तराइन से पहले जीत चुका है भटिंडा को। भटिंडा पंजाब में है, 1189 में जीत चुका है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है और इस युद्ध में अजमेर व दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय, इन्हें ही राय पिथौरा कहते हैं या राय पिथौरा, ने तुर्क शासक मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। लेकिन पराजय के बाद गोरी अपनी सेना की तैयारी में पुनः लग गया। देखो, जब हार जाता है यहाँ तो सोचता है कि क्यों हारे, वापस जाता है गजनी, वहीं से फिर सोचता है, फिर वापस आता है। और षड्यंत्र क्या होता है कि जब 1192 में द्वितीय तराइन युद्ध होता है, 1 साल बाद, तो जो चंदावर, ये कन्नौज का गढ़वाल वंश का शासक, वो उसका साथ देता है। तो क्या होता है, जब दूसरी बार तराइन का दूसरी युद्ध होता है, मोहम्मद गोरी इसके साथ इसके जो फेमस मतलब शक्तिशाली सेनापति थे, तेज तर्राक, याल्दोज, कुबाचा और ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब आते हैं। ठीक है, याल्दोज, कुबाचा और ऐबक। और पृथ्वीराज तृतीय जो अजमेर और दिल्ली के शासक थे, राजपुत्र, दोनों के बीच में, राय पिथौरा कहते हैं, दोनों के बीच में तराइन द्वितीय का युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिएगा, यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। क्यों? कि इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय पूछा था कि पृथ्वीराज मतलब जैसे कि ये कौन थे, मतलब वो जो थर्ड थे, ये प्रथम सेकंड थर्ड का नाम दिया था, तो ये पृथ्वीराज थर्ड है, को पराजित कर दिया। लेकिन एक उद्धरण के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि पृथ्वीराज तृतीय ने बाण चलाकर मोहम्मद गोरी की हत्या की। उसी के दरबार में उसे स्वयं के प्राणों को भी नष्ट कर दिया, ये लिखा है। ठीक है, देखिए क्या होता है। 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, तो मोहम्मद गोरी एक साइड, अब पृथ्वीराज चौहान पूछता है कौन है, तो पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, इन्हें राय पिथौरा कहते हैं, इनको पराजित कर दिया। फिर आपका तराइन दिल्ली के निकट हरियाणा के करनाल स्थित सरस्वती नदी के तट पे स्थित है, याद रखिएगा। ये तराइन के बारे में बता रहा हूँ मैं। ये कहाँ पे है? पंजाब के निकट भटिंडा क्षेत्र में स्थित है। लेकिन कहाँ स्थित है? हरियाणा, जो पंजाब नहीं, हरियाणा, जैसे पंजाब हरियाणा एक ही था ना उस समय, वर्तमान में उसमें पंजाब हरियाणा एक ही था, तो वर्तमान में जैसे वर्तमान या ये पंजाब के निकट भटिंडा है, जो उसके पास वो सरस्वती नदी के तट के निकट था। और एक मिनट और है, एक चीज़ और है कि जो राय पिथौरा पृथ्वीराज, इनके सिक्के पे एक और मोहम्मद शाम शब्द मिलते हैं। इनके सिक्के इन्होंने जो ढलवाए थे, उस सिक्के के एक और मोहम्मद शाम शब्द मिलता है। मोहम्मद शाम उसी का नाम है। अब देखिए क्या होता है। देखिए, चंदावर का युद्ध 1194 में होता है। इससे पहले क्या घटनाएं घटी देखिएगा। तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ, युद्ध निर्णायक था।
क्यों निर्णायक था? कि इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में आपका भारत में तुर्कों का सत्ता स्थापित हो गया। किसका हो गया? तुर्कों का सत्ता स्थापित हो गया। तुर्क स्थापित हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब स्थापित हो गए या मार्ग प्रशस्त हो गया, बात एक ही है। मार्ग खोल दिया ना, दरवाज़ा खुल गया भाई। गोरी के वापस जाने पर पृथ्वीराज का जो पुत्र था हरिराय जिसे गोरी ने अधीनस्थ शासक नियुक्त किया था, 2 बार अजमेर को जीतने का प्रयास किया, ठीक है। ऐबक ने उसके प्रयासों को विफल कर दिया था। हरिराय 1198 में जौहर का आत्महत्या कर लेता है, आप जान लीजिएगा। हरिराय जो रहता था 2-3 बार आक्रमण करता है लेकिन असफल रहता है, फिर बाद में आत्महत्या कर लेता है। तराइन का जब युद्ध हो जाता है तो मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ऐबक को, इसके जो थे चेले सब, उसमें से ऐबक को, जो गुलाम था इसका, ऐबक को यहाँ का प्रशासक नियुक्त करके वापस चला जाता है गजनी चला जाता है। और जो ये ऐबक है, ऐबक क्या करता है? तोमर राजा इनका नाम था अनंगपाल पर आक्रमण करता है 1193 में और जीत लेता है, ठीक है। तोमर राजा दूसरे स्थान पर जाने की आज्ञा दी गई थी और दिल्ली में मोहम्मद गोरी भारतीय राज्य की राजधानी बनाता है। वह बना के चलाता है। फिर 1194 में आपका चंदावर का युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी कन्नौज के गढ़वाल वंश का या राठौर वंशी कहते हैं, शासक जयचंद था, उसको पराजित किया था। जयचंद कहते हैं पृथ्वीराज तृतीय का मामा था और मतलब इसको ये रूखा, जैसे क्या कहते हैं, रुक्ष रहता है, मतलब नाराज किससे रहता है? पृथ्वीराज तृतीय से क्यों रहता है? क्योंकि जो इनकी पुत्री थी, जयचंद की पुत्री संयोजिता, उससे शादी किए थे, उससे प्रेम विवाह किया था पृथ्वीराज ने, इसीलिए वो साथ देता है उसका, तो हार भी जाता है पृथ्वीराज। फिर ये भी इनको भी ठोक देता है। जयचंद्र पृथ्वीराज तृतीय का मामा था और इसकी पुत्री, लिखा है, संयोजिता के साथ अपने प्रेम विवाह किया था। इसी वजह से जयचंद्र ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय का साथ नहीं दिया था और हार गया था सेकेंड युद्ध में। और यहाँ चंदावर के युद्ध में ये भी हार जाते हैं, इनको भी ठोक देता है गोरी, कहानी खत्म। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए क्या क्या है। जो ईरानी थे, हिंदुस्तान कहा था भारत को। चचनामा फारसी में है, सिंध विजय की जानकारी मिलती है। यूनानी जो थे भारत को इंडिया बोला है, ईरानी ने भारत को हिंदुस्तान बोला है, हिंदुस्तान, और यूनानियों ने बोला है इंडिया, ठीक। हिंदू शब्द जो दिया है अरबों ने दिया है, अरब जो है ना यहाँ। फिर भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी में, ठीक है। जो मोहम्मद गजनबी का जो दरबारी कवि था फिरदौसी, इसकी पुस्तक है शाहनामा, उपाधि पूर्व का होमर, ठीक है। चंदावर फिरोजाबाद जिला यूपी, यमुना नदी के तट पे है। और देखिएगा क्या है कि जो इख्तियारुद्दीन की राजधानी जो थी लखनऊती थी। ये सब महत्वपूर्ण तथ्य देखते रहिएगा। बिहार की विजय 1193 से 1202, बंगाल की विजय 1198 से 1203, ये सब गोरी के द्वारा। गोरी का जो दास था बख्तियार खिलजी, ये सब कांड करता है। बहुत कमीना था, इस साला मिल जाता तो इसको कूट काट के फूस फाँस देते। भारत पर यही है, आप लगता याद नहीं, भूल गए आप लोग। नालंदा को नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरबी विफल रहे, ठीक है। वह युद्ध जिसमें मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, तराइन का द्वितीय युद्ध। हार जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं सब। ये लोग हार जाते हैं, वो सब बैठ जाते हैं, तो स्थापित हो गया। किसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो गोरी की। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये। गोरी ने प्रथम आपका अक्ता दिया था, अक्ता कहते थे, ऐबक को दिया था, ऐबक उसका गुलाम था। दिल्ली सल्तनत का इतिहास देखेंगे हम लोग, दिल्ली सल्तनत का इतिहास। इसके पहले जो कुछ बचा होगा तो देखते हैं।
देखिए छोटा क्या क्या था कि मोहम्मद गोरी का जब आक्रमण कन्नौज पे होता है, गढ़वाल वंश का शासक, ये है यहाँ पे, रुक जाइए थोड़ा सा नीचे कर ले, कहाँ गया, चंदावर वाला, ये जयचंद जब आक्रमण करता है। जयचंद का जो सीमा लगता है काशी मतलब वाराणसी, कौशल अवध, और जो कौशिक इलाहाबाद सहित गंगा नदी घाटियों पर लगता है पूरा। बख्तियार खिलजी जब आक्रमण करता है 1204 में, दूसरा देता है 1204-5 में बंगाल पे आक्रमण करता है, तो राजधानी इस समय उसकी नदियाँ थी, ठीक है, उसमें घुस जाता है, आक्रमण कर देता है। लक्ष्मण सेन यह राजा था, लक्ष्मण सेन, सेन वंश का राजा लक्ष्मण सेन था, और यह भाग जाता है वहाँ से, दुर्ग छोड़कर भाग गया था। फिर क्या होता है अगला एक और कि मोहम्मद गोरी 1205 में वापस आता है, और खोखर थे, पंजाब के पास खोखर थे, खोखरों को दबाने के लिए यह अभियान करता है, और यह अंतिम अभियान है मोहम्मद गोरी का, लास्ट, ये एकदम लास्ट अभियान था 1205 में। और जब यहाँ से भारत से गजनी जा रहा था, वापस जा रहा था, तो सिंधु नदी के किनारे क्या था कि दमयक था, दमयक नामक स्थान पे सिया विद्रोही थे, सिया विद्रोही, और सिया विद्रोही के साथ खोखर थे, हिंद के खोखर। ये खोखर जो थे ये क्या करते हैं, उसको छुरा भोंक देते हैं, खपाक 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 घोंप देते हैं, बस उनकी हत्या कर देते हैं। मोहम्मद गजनवी मर जाता है, और लेकिन तुर्कों का आक्रमण सफल रहता है, और यहाँ तुर्की साम्राज्य का स्थापना कर देता है मोहम्मद गोरी, ठीक है। और मोहम्मद गोरी के बाद एक बार इंपॉर्टेंट और है, क्या इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद गोरी एक सिक्का चलाता है, 50 ग्रेन का सिक्का रहता है, इसे दिल्ली वाला सिक्का कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली वाला सिक्का का नाम जाना जाता है, ये चलाता है। और मोहम्मद गोरी द्वारा जारी सिक्के के एक ओर लक्ष्मी और एक ओर नंदी की आकृति, और किसी में जो दूसरी ओर रहता था, मतलब एक ओर लक्ष्मी और नंदी की आकृति थी, दूसरी ओर आपका कालिमा अंकित थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कालिमा अंकित थी। बस ये सब पूरा ख़त्म हुआ। हाँ, प्रोफेसर इमरान हबीब थे, तुर्क विजय को भारत पे नगरी क्रांति मानते थे। और आगे देखेंगे हम लोग यहाँ से दिल्ली सल्तनत का इतिहास, समयकाल आपका 1206 से 1526, ठीक है। 320 वर्षों तक टोटल दिल्ली सल्तनत में आए जितने, जिसमें गुलाम वंश आया आपका, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोदी, 5 वंशों का शासन दिल्ली सल्तनत में के अंतर्गत आता है। 5 वर्ष मतलब 5 वंशों का शासनकाल ये आपका दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। आप देखेंगे यहाँ से हम थोड़ा सा चार्ट फ्लो देख लेते हैं जो आपके समझ को विकसित करेगा। जैसे गुलाम वंश पहला है, यासीदास वंश कहते हैं, मामलुक वंश कहते हैं, हजीबुल्लाह जी कहते हैं इसे मामलुक वंश। 1206 से लेकर 1290 तक 84 वंश और 11 शासक 84 वर्ष तक शासन करते हैं। टोटल 11 शासक इनमें शासन करते हैं। गुलाम वंश, दास वंश कहते हैं या मामलुक वंश कहते हैं। हजीबुल्लाह जो इतिहासकार हैं इसे मामलुक वंश की संज्ञा देते हैं। और 1206 से 1290, थोड़ा सा कलर चेंज करके, 1206 से 1290 का आपका यह इनका कार्यकाल है। 84 वर्ष तक करते हैं शासन, 11 शासक करते हैं। खिलजी वंश आता है जब इनका पतन होता है। 1290 से 1320 तक शासन करते हैं सब खिलजी। और खिलजियों का शासन करने के बाद ये 30 वर्ष तक खिलजी करते हैं। 4 शासक रहते हैं इसमें। आते हैं तुगलक तीसरे नंबर पे, 1320 से 1414 तक शासन करते हैं। 94 वर्षों तक शासन करते हैं। कुल शासक इसमें 8 रहते हैं, 8। फिर आपका ये करोबा जाति के शासक थे सब, ठीक। आगे देखेंगे 1414 से लेके 1451 तक सैयद वंश का शासन रहता था 37 वर्ष तक। 1414 से 1451 तक सैयद वंश का शासन 37 वर्षों तक। कुल 4 शासक हुए। लोधी वंश आता है अंतिम, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश। 1451 से 1526 में ये लपेट दिए जाते हैं। फिर 76 वर्षों तक शासन करते हैं। 3 इसमें शासक हैं, अफ़गान मूल के सब हैं, अफ़गानी हैं, ठीक है। अवरोही क्रम देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवरोही मतलब पूछ देता है कि सर्वाधिक काल तक दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक वर्ष तक कौन से वंश के शासन किए थे, तो ये आपको क्रम लगाने को मिलेगा। इधर देखिए, इधर उधर मत भागिए। तुगलक वंश 94 वर्षों तक शासन किया है। गुलाम वंश 84 वर्षों तक। लोदी जो हैं 76 वर्षों तक, लिखा इधर बगल में, देखते रहिए। फिर आप देखेंगे सैयद वंश 37 वर्षों तक। आप देखेंगे खिलजी वंश 30 वर्षों तक, ठीक है, 30 वर्षों तक। यही चीज़ उल्टा कर लीजिए, अगर आरोही पूछता है
तो ये तो आप ऐसे देख रहे हैं ना, जैसे बढ़ते से घटते तक, और घटते से बढ़ते तक खिलजी 30 वर्षों तक, 37 वर्षों तक सैयद है, फिर लोदी हैं आपके 76, गुलाम वंश 84 और तुगलक हैं 94। ये हैं आपके, ऊपर देख लेते वैसे। गुलाम वंश का इतिहास, गुलाम वंश का इतिहास 1206 से 1290 तक ये रहते हैं सब। गुलाम वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश का जो शासक थे स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न होते हुए भी होते थे, इसलिए इनको दास या गुलाम कहा जाता है। ठीक है, देखिए क्या है। इतिहासकार हबीबुल्लाह ने मिस्र के इतिहास का व्यापक रूप से अध्ययन किया और यह पाया कि यहाँ के दास शासकों को मामलूक कहा गया है। ठीक है, इसलिए इन्होंने भारत में गुलाम वंश के शासकों को मामलूक शासक कहना अधिक उचित समझा। हबीबुल्लाह जी बहुत बड़े इतिहासकार। गुलाम वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत में दूसरी सर्वाधिक समय तक शासन किया था, क्योंकि पहला कितने किया था 94 वर्षों तक, तुगलकों ने किया था। इसी के आगे आएंगे वो। इस वंश में हम 11 शासकों का अध्ययन करते हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं। ये अभी पूछा था समीक्षा अधिकारी 2023 वाले पेपर में, खिलजी वंश का शासकों का क्रम पूछा था भैया, लपेट दिए जाएंगे आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला था, ये 1206 में बैठता है, 1209 तक रहता है ये। ठीक है, 1209 नहीं 1210, क्योंकि एक 5-6 महीने के लिए उसका बनता है बेटा, क्या उसका आराम शाह नाम था, आराम शाह। अभी देखेंगे आगे सब मिलेगा, आराम शाह ये है ना। ये 1210 से लेके 1206 से 1210 तक रहता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबी वंश की स्थापना मानते हैं सब इतिहासकार, लेकिन कुतुबुद्दीन सब गुलाम वंश के अंतर्गत ही आते हैं। फिर आता है 1210 में आराम शाह। इल्तुतमिश आता है 1210 में ही आता है, मतलब 11 में, और ये 1236 तक रहता है। ये दामाद रहता है, किसका दामाद है? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है। आराम शाह जो है आपका इसका बेटा था। आराम शाह कुतुबुद्दीन का बेटा था, लेकिन इसको ठोक ठाक के ये बन जाता है इल्तुतमिश 1210 से 1236। फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह बनता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह बेटा तो इसी का था, लेकिन ये रजिया सुल्तान को बनाना चाहता था, लेकिन मर जाता है इल्तुतमिश। बाद में रजिया सुल्तान बनती है तो 1236 से 40 तक रजिया सुल्तान रहती है। ठीक है, 1236 से लिख दें क्या, लिखे क्या बोलते हैं देखते रहिएगा, जब लिखने में टाइम लगता है। ठीक है, 1236 से 40 तक रजिया रहती है। फिर ये मुइजुद्दीन बहराम शाह ये 40 से 42 तक रहता है, 40 से 42 तक, 1240 से 1242 तक रहता है। उसके बाद आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह ये 42 से 46 तक रहता है, 42 से 46। फिर नासिरुद्दीन महमूद आता है। ये नासिरुद्दीन महमूद आपका शमसी वंश की स्थापना ये करता है। शमसी वंश का अंतिम शासक था ये, क्योंकि इसके बाद बलबन आ जाता है, तो बलबन आपका बलबनी वंश का स्थापना कर देता है। इसी में मतलब अपना अलग अलग सब बांट के रखते हैं, आगे सब डिटेल्स में मिलेगा। नासिरुद्दीन शाह है, महमूद कहते हैं, नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद आपका महमूद शाही है 1246 से लेकर 1265 तक, 1246 से 1265 तक यह शासन करता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका बलबन, इसे उलुग खां कहते हैं। उलुग गयासुद्दीन बलबन इसका नाम है पूरा, गयासुद्दीन बलबन। 1265 से लेकर 1287 तक शासन करता है, 1265 से 87 तक। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो बलबन के बाद कैकूबाद आता है। कैकूबाद दो ही बचते हैं, बहुत कम शासन कर रहते हैं इनका, कैकूबाद और शमसुद्दीन क्यूमर्स। कैकूबाद के बाद शमसुद्दीन क्यूमर्स आता है, ये 3 सालों में निपट जाते हैं सब। जैसे कैकूबाद आपका 1287 से 1290 तक 3 साल रहता है, 1287 से लेकर 1290 तक। कैकूबाद के बाद क्यूमर्स आता है, ये 90 में आता है, 90 में निपट जाता है। जब निपट जाता है तो फिर कहानी ख़त्म हो जाती है। अब देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके गुरु बख्तियार काकी थे, तुर्क जनजाति के थे सब, लाहौर में दफनाया गया था। 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल है। ठीक है, थोड़ा इधर कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा कुतुबी वंश की स्थापना करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। देख ला भैया,
चंद्रमा पर मन के पहुँचती जा की जा देवता हूँ। ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का दास था। इसने गोरी की तरफ से तराइन के द्वितीय युद्ध में भागीदारी की थी। ठीक है, गोरी की तरफ से, गोरी अपनी गोरी नहीं, मोहम्मद गोरी की तरफ से तराइन के द्वितीय युद्ध में, दूसरे में भाग लेता है। ठीक है, क्योंकि गोरी का गुलाम तो दूसरा होता ना, क्योंकि पहली तो पत्नी रहती। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी की तरफ से भाग लेता है। ऐबक दिल्ली का पहला शासक है, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके स्वयं को मलिक या सिपा सालार की उपाधि से संतुष्ट था। ठीक है, ऐबक को पील बख्श कहा जाता था, हाथियों का दान करने वाला। और क्योंकि यह हाथियों की सवारी आसानी से कर लेता था, इसलिए पील बख्श कहते थे। लाख बख्श कहते थे, लाखों का दान करने वाला, लाखों का। ठीक है, ऐबक को कुरान खां कहा जाता था, क्योंकि कुरान को सुरीली आवाज़ में गाता था, इसलिए कुरान खान कहते थे। ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि यह लाखों का दान करता था। ऐबक ने हातिम सेकेंड नामक धार्मिक पदवी ग्रहण की थी। ऐबक जो था फिर देखिएगा, ऐबक ने हातिम सेकेंड नामक धार्मिक पदवी की धारण की थी। फिर ऐबक ने दिल्ली को नहीं बल्कि लाहौर को राजधानी बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद सब दिल्ली रहेंगे, लेकिन दिल्ली इनको नहीं, इनको भैया पाकिस्तान वाली पसंद थी सर। ऐबक ने दिल्ली को नहीं बल्कि लाहौर को राजधानी बनाकर शासन किया, क्योंकि यह दिल्ली को सिंध व गजनी के शासक से सुरक्षित रखना चाहता था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हुई है। अपनी मृत्यु के पूर्व अपने साम्राज्य का विभाजन कर चुका था। ठीक है, इसने गजनी का शासक ताजुद्दीन एल्दोज की, सिंध का शासक नासरुद्दीन कुबाचा और जबकि दिल्ली का शासक ऐबक को बनाया था। ये किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी जो था अपनी मृत्यु के पूर्व 1206 में इसकी मृत्यु होती है, मृत्यु हुई और अपनी मृत्यु से पूर्व अपने साम्राज्य को विभाजन कर दिया था। यह क्या करता है? गजनी का शासक ताजुद्दीन एल्दोज को बनाता है, जो इसका गुलाम रहता है। सिंध का शासक नासरुद्दीन कुबाचा को बनाता है और दिल्ली का शासक ऐबक को बनाता है। ऐबक ने इन दोनों शासकों के साथ वैवाहिक संबंधों को अपनाकर उत्पन्न गतिरोध को दूर किया। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, मोहम्मद गोरी जब मृत्यु होती है उसके समय 3 अधिकारी के हाथ में महत्वपूर्ण कमानें थी। किसके किसके? याल्दोज, कुबाचा और ऐबक। ठीक है, जो ताजुद्दीन याल्दोज था वह अफ़गान से उत्तरी सिंध पर मार्ग में स्थित करमान कहते हैं, करमान और सकुरण का शासक था, अफ़गानिस्तान के पास इस क्षेत्र में, सिंध वाले क्षेत्र में। फिर जो नासरुद्दीन कुबाचा है वह क्या कहते हैं कि उच्च का शासक था, उच्च का। और कुतुबुद्दीन जो था उसका गोरी द्वारा जीते गए प्रदेशों का शासक, मतलब दिल्ली का शासक था। ये देख लिया आप। ऐबक क्या करता है? ऐबक की चालाकी देखिए, इस ऐबक की गधे की। ये क्या करता है? अपने बहन का जो विवाह होता है कुबाचा से कर देता है। बहन का विवाह कुबाचा से करता है और अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश अपनी जो पुत्री का विवाह होता है, अपनी पुत्री का विवाह इसका गुलाम था, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश से करता है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। हाँ, एक और चीज़ है, पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार सिंध, पंजाब, दिल्ली और दोबात तक ही था। और 1210 में जब इसकी मृत्यु हुई थी, 1210 में, तो चौगान खेल रहा था, आधुनिक पोलो। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर गया और बस लटक गई ना कि गर्दन वो जो मुड़ल, कहानी ख़त्म। ठीक, मृत्यु हो जाती है। और अपने सहधर्मियों के बीच ऐबक न्यायपूर्ण राजा के रूप में जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाख बख्श जान लिया आप, लाख का दान करने वाला। पील बख्श हाथियों का दानी होता है, इसकी उपाधि थी। जो इतिहासकार मिनहाजुल सिराज हैं, इसे हातिम द्वितीय कहते हैं। ये लिखा ना, हातिम द्वितीय लिखा है। जैसे कि हबीबुल्लाह, इसको मामलुक वंश कहते हैं पूरे वंश को। इसी तरह जो मिनहाजुल सिराज बहुत बड़ा इतिहासकार हैं, ये हातिम द्वितीय की संज्ञा से देते हैं। ऐबक कुरान ख्वां क्यों कहते हैं? कुरानों का पाठ करता था, गीत के रूप में गाता था, इसलिए इसे कहते हैं। हसन निजामी और क्या कहते हैं कि फ़क्रे मुद्दबीर,
जैसे विद्वान थे, इसका संरक्षक था। आगे देखेंगे, अब सारे कुछ तो देख ही लिए। ऐबक के स्थापत्य संबंधी कार्य ऐबक ने दिल्ली में के मेहरौली में 1199 ईस्वी में सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी, इसके गुरु थे, के याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कार्य प्रारंभ करवाया था, लेकिन जब 1210 में पोलो या चौगान खेलते समय ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी, तब इसके निर्माण का कार्य इल्तुतमिश इसका दामाद करवाया था। तो भाई ब्याह के लिए बात तो कुछ करेगी नहीं पड़ी, तो इल्तुतमिश करवाता है पूर्ण निर्माण इसका। इसके पहले दूसरे तल का निर्माण ऐबक व तीसरे चौथे तल का निर्माण इल्तुतमिश करता है। चौथे तल का पुनर्निर्माण और पांचवें तल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। क्या होता है कि 4 तल्ला तो बनल रहे, जब 4 तल मतलब चौथा तल था, वहाँ निर्माण चौथे तल तक था, लेकिन बिजली गिर जाती है। एक बार बिजली वहीं गिरनी थी, गिर गई तो चौथे तल का नुकसान हो गया। तो फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, चौथा तल का पुनर्निर्माण करता है, 5वां तल एक एक्स्ट्रा जोड़ देता है। ठीक है, दूर तक देखे खातिर। इसके बाद इसके आंगन अर्थात मकसूरा का विस्तार कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक, इसके पुनर्निर्माण से सिकंदर लोदी भी संबंधित है। अब देखिएगा, ये हमारी कुतुब मीनार है, ऐसे नहीं है, ये कुतुब मीनार ऐसे है, इसमें डिजाइन बनी हुई है ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, कुतुब मीनार है। ठीक है, तो आंगन को मकसूरा ये है, ये FST बनवाता है। 5वां फ्लोर का निर्माण, चौथे फ्लोर का पुनर्निर्माण करवाता है। ये चौथे फ्लोर का पुनर्निर्माण और 5वां नवीन बनवाता है। इल्तुतमिश तीसरा चौथा पूरा बनाता है और पहला दूसरा ऐबक बनवाता है 1199 तक। 1199 में जो बनता है, 1210 में ये लपट जाता है, 1199 में नहीं, ऐबक रहता है ना, आता है। तो देखिएगा, अन्य शासक अलाउद्दीन खिलजी, स्मिथ और सिकंदर लोदी बख्तियार काकी की याद में बना था। कुतुब मीनार में नीचे से ऊपर की तरफ चौड़ाई घटती जाती है। आप लोग जाके देखिएगा, हम देख के आए हैं। इसके परिसर को कुतुब परिसर कहा गया है। इसी के पास आपका अलाई दरवाज़ा, कुबत्तुल इस्लाम की मस्जिद और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाई गई कुतुब मीनार का बिगड़ा हुआ रूप भी यहीं स्थित है। ऐबक ने दिल्ली की पहली मस्जिद कुतुब उल इस्लाम का निर्माण यहीं कराया था। ऐबक ने अजमेर विजय के बाद 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था और इसका निर्माण 2.5 दिन में संपन्न किया गया, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। और एक संस्कृत पाठशाला था, इसीलिए इसको गिरा के बनाए थे साले। हसन निजामी दरबार में थे। पुस्तक इनका था ताज उल नासिर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्यिक दृश्य। आराम शाह इनका बनता है। ऐबक के बाद गुलाम वंश का शासक आराम शाह बना, लेकिन इसको दिल्ली के समीप जुद के युद्ध में मेन बात थी कि कुतुबुद्दीन की जब मृत्यु होती है तो लाहौर के अफसर जो थे, इसका बेटा जो था ना, तो लाहौर के जितने अफसर थे तो अनुभवहीन था इसका बेटा, मतलब कुछ था ही नहीं इसका बाद। आराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया और 8 माह तक शासन था ये। फिर दिल्ली पर जो दिल्ली के तुर्क अमीर थे, आराम से निराश थे और बदायूं का जो सूबेदार था उस समय, इल्तुतमिश जो था बदायूं का सूबेदार था, उसको आमंत्रित किया और आराम शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। किंतु इल्तुतमिश की सेना जो थी जुद के मैदान में उसे पराजित कर देती है, इसीलिए जुद का मैदान कहते हैं, जुद का युद्ध कहते हैं। तो युद्ध में 1210 में इल्तुतमिश ने पराजित कर दिया और इस घटना के बाद इल्तुतमिश गुलाम वंश का तीसरा शासक बन गया। ठीक है, इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से लेकर 1236 है। इल्तुतमिश गुलाम वंश का तीसरा शासक था। इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश जो था मुइजी वंश का शासक था। इसके वंश को शमसी भी कहा जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश एक और बात है, यह इल्बरी तुर्क था, इल्बरी जनजाति का तुर्क था। ठीक है, और इसको जो ऐबक था 1197 में इल्तुतमिश को दिल्ली में 1 लाख जीतल में खरीदा था। ठीक है, इसी कारण इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं, इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं, गुलामों का गुलाम कहते हैं इसे। ठीक है, गुलामों का गुलाम।
ठीक, आगे देखते हैं। तराइन का तृतीय युद्ध। एक चीज़ और है कि 1206 में जो खोखर थे, 5 में तो उनकी मृत्यु आती है। खोखरों के दमन का इल्तुतमिश और मोहम्मद गोरी के साथ गया था इल्तुतमिश, और इसीलिए गोरी बहुत प्रभावित भी इससे हुआ था। गोरी के निर्देश पर ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया था। गोरी कहा था तो इल्तुतमिश जो था उसको दास्ता से मुक्त कर दिया था और आमिर उल उमरा की उपाधि दी थी। जो ये देखिएगा, इल्तुतमिश, इसकी उपाधि है आमिर उल अमरा। ये पूछता है, ये सब जो प्रश्न शब्दावलियाँ इसको याद रखा करिए। आमिर उल उमरा, ये इसकी उपाधि है। ठीक है, इल्तुतमिश। हाँ, एक चीज़ और है, इल्तुतमिश अपने स्वामी ऐबक से पूर्व ही दास्ता से मुक्त हो गया था। ये तो चीज़ बताना भूल गए। ऐबक बाद में मतलब अपने दास्ता से मुक्त हुए, ये पहले ही मुक्त हो गया गोरी के कहने पे। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 से 16। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने गजनी के प्रसिद्ध शासक एल्दोज को पराजित कर दिया, और इल्तुतमिश ने इस घटना के बाद सिंध के शासक नासरुद्दीन कुबाचा के ऊपर आक्रमण कर दिया। फलतः इसने सिंध नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली, और इस तरह विदेशों से मिलने वाली दोनों चुनौतियों को समाप्त कर दिया। ठीक है, ये कहानी खत्म। और देखिएगा मंगोलों का खतरा क्या है। वर्ष 1221 में इल्तुतमिश के समय मंगोल आक्रमण का खतरा मंडराया। इस समय मंगोलिया में मंगोल नेता चंगेज खां का उद्भव एक साम्राज्यवादी शासक के रूप में हुआ। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के क्रम में ईरान पर आक्रमण किया। यहाँ का शासक जो था शाह को पराजित कर दिया और कैस्पियन सागर की तरफ भाग गया। लेकिन शाह का पुत्र जो जलालुद्दीन माकबरनी आपका भागकर पंजाब आया। पराजित होकर भारत की तरफ भागता हुआ आया और पंजाब गया 1221 में। भाग के आया, लेकिन चंगेज खां 1221 में सिंध नदी तक उसका पीछा किया था। आगे देखिएगा, इस समय इसने आईने उल मुल्क अपना एक दूत भेजकर इल्तुतमिश से शरण मांगी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। यहाँ पे इल्तुतमिश बहुत समझदार था, देखा भैया इनको शरण दे देवो तो वहीं आके वो हमके न कूट दे, इसलिए इल्तुतमिश मना कर देता है। इसके दूत का वध करवा दिया इल्तुतमिश, और इसको संदेश दिया कि दिल्ली अभी तक एक नवजात दिल्ली के रूप में है, फलतः वह किसी विदेशी सत्ता के साथ नहीं दे सकती है। ठीक है, इसी तरह कूटनीति का विशेष उदाहरण देते हुए इल्तुतमिश ने मंगोल नेता चंगेज खां को आक्रमण से दिल्ली को बचा लिया था। चंगेज खां का बचपन का नाम तेमुचिन था और मंगोल एक बर्बर और असभ्य जाति के लोग थे। ठीक है, इल्तुतमिश का मुद्रा संबंधी कार्य। इल्तुतमिश महान मुद्रा विशेषज्ञ था। इसने दिल्ली सल्तनत में पहली बार मुद्रा व्यवस्था का सृजन किया था। ठीक है, हाँ, फिर देखिएगा, इसने चांदी नामक धातु का टाका नामक सिक्का, टका कहते हैं, जारी किया था और पूरे दिल्ली सल्तनत में प्रचलन में रहा था। इसने तांबा नामक धातु का जीतल नामक सिक्का जारी किया था। इक्ता व्यवस्था जारी की थी। इक्ता अरबी भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है भूमि। इल्तुतमिश ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में सुव्यवस्थित करने के लिए अपने साम्राज्य को इक्ता अर्थात प्रांतों में बांट दिया। इल्तुतमिश के समय बड़ी छोटी दोनों प्रकार की इक्ताएँ थी और इसका मुखिया मुक्ता होता था। ठीक है, मुख्यतया मुक्ता होता था। दास व्यवस्था। इल्तुतमिश स्वयं एक दास था। यह बचपन में अपने माता पिता से स्वतंत्र हो गया था। फिर इसके स्वामी ने नैसापुर नामक दास बाजार से खरीदा था। मध्य एशिया के प्रसिद्ध दास बाजार नैसा में बेचने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। इसने दिल्ली की दास बाजार में मोहम्मद गोरी के पास मोहम्मद गोरी का दास ऐबक था, उसको बेच दिया। फिर इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है, इसीलिए गुलामों का गुलाम कहा जाता है।
यह सुल्तान बनने से पूर्व उत्तर प्रदेश के बदायूं का इक़्तिदार था, ये बता चुका हूँ। इक़्तिदार को प्रांतपति या गवर्नर भी कहा जाता था। इल्तुतमिश अपने समय काल में दासों के हितों की रक्षा के लिए 40 गुलाम सरदारों का एक दल बनाया था, जिसे गुलामे चालीसा या तुर्काने चहलगामी या चहलगानी कहते थे। ठीक है। खिरियत की प्राप्ति। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला वैद्य सुल्तान था। इल्तुतमिश को खिलियत अर्थात वैधता प्राप्ति बगदाद का जो खलीफा था अल मुंतसिर बिल खिल्लाह से मिली थी। वर्ष 1229 में इसे इस्लाम की राजधानी से सम्मान सूचक उपाधि, वस्त्र और अनेक प्रकार के उपहार दिल्ली भेजे गए थे। इस खिलियत का उल्लेख मिनहाज सुराज की पुस्तक तबकाते नासिरी में मिलता है। इल्तुतमिश ने स्थापत्य संबंधी क्या क्या कार्य किए थे उसको देखते हैं कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली में अपने पुत्र नासिरुद्दीन का मकबरा बनवाया था। इसे ही सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा जाता है। ठीक है। इल्तुतमिश के मकबरा शैली का जनक इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक कहते हैं। इसने दिल्ली में सर्वप्रथम मकबरा बनवाया था। इल्तुतमिश में राजस्थान के जोधपुर में आपका अतरी किन के दरवाजे का निर्माण करवाया था। अटरी किन के। इल्तुतमिश ने हौजे शमसी नामक ईदगाह भी स्थापित करवाई थी। फिर रुकनुद्दीन आता है आपका। रुकनुद्दीन 1236 में शासक बनता है और इल्तुतमिश के बाद यह शासक बना। इसकी माता का नाम शाह तुर्कान था। यह एक महत्वाकांक्षी महिला थी और आपका हाथी पर चढ़कर बड़े बड़े दान दिया करती थी। इससे राज्य का व्यय बढ़ता चला गया। दूसरी तरफ जनता के ऊपर करारोपण की दर बढ़ा दी गई। इससे आपका क्या हुआ कि जनता परेशान थी। इसी समय शुक्रवार के दिन नमाज के समय रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता के सामने आ गई। फलतः दिल्ली की जनता ने ही रजिया को शासिका के रूप में स्वीकार कर लिया। रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक शासन करती है और यह मध्यकालीन भारत की पहली शासिका और अंतिम महिला शासिका थी। मध्यकालीन भारत की दिल्ली सल्तनत की भी यह इल्तुतमिश की पुत्री। इसे दिल्ली की जनता ने शासिका बनाया था। फिर देखेंगे इसने न्याय व्यस्त के रूप में प्रसिद्ध लाल वस्त्र को पहनकर जनता के सामने शासिका बनने के लिए आग्रह किया था। रजिया ने अर्तगीन को आमिर हजीब नामक दरबारी आपका शिष्टाचार का पद दिया था। रजिया ने आपका जो जमालुद्दीन याकूत है को आमिर आखूर की उपाधि दी थी, पद दिया था। यह आपका अस्तबल का प्रधान होता था। रजिया ने कबीर खान अयाज को लाहौर का इक़्तिदार बनाया था। रजिया ने अल्तुनिया को भटिंडा का इक़्तिदार बनाया था। रजिया जो थी कुलाह पगड़ी और कुबाह कुर्ता। कुलाह जो था पगड़ी था और कुबाह कुर्ता था। बाह में पहनेंगे तो कुबाह हो जाएगा, कुबाह कुर्ता हो जाएगा। ठीक है। कुलाह आपका ललाट पे पगड़ी बनेगी तो कुलाह आपका ल से ललाट को धारण करके इस सिंहासन पर बैठने लगी। इससे दिल्ली के अमीर ने रजिया के खिलाफ प्रतिषेध की भावना प्राप्त होने लगी। अमीर थे चालगामी थे 40। उपर्युक्त वर्णित चारों अमीरों ने रजिया के खिलाफ षड्यंत्र 40 प्रारंभ किया। इसकी शुरुआत कबीर खां अयाज ने लाहौर से की। अयाज के विद्रोह को रजिया ने समाप्त कर दिया। इसके बाद अल्तुनिया ने विद्रोह किया। इसके विद्रोह को समाप्त करने के लिए रजिया भटिंडा पहुंची, लेकिन अल्तुनिया ने रजिया को भटिंडा के किले में बंद कर दिया। इस समय सबसे फायदे में इर्तगीन रहा। इसने बहराम शाह को दिल्ली का शासक बना दिया और स्वयं आपका नायब बन गया था। नायब उप सुल्तान होता था। ठीक है। देखिएगा, कुछ इतिहासकार याकूत को रजिया का प्रेमी होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि हाथ लगाकर रजिया को घोड़े पर चढ़ाता था, लेकिन यह बात सत्य प्रतीत नहीं होती। अल्तुनिया ने रजिया से आपसी मतभेद को भुलाकर विवाह कर लिया
और साथ साथ मिलकर एर्तुगरुल को सबक सिखाने के लिए भटिंडा से दिल्ली की तरफ बढ़ा था। ठीक है। फिर क्या हुआ, हरियाणा के कैथल के जंगलों में डाकुओं ने अल्तुनिया व रजिया को दोनों को वहीं ठोक ठाक के वध कर दिया। ये गए थे उनको मारने, यहीं पे इनका कहानी ख़त्म हो गया। इस तरह रजिया सुल्तान 3 वर्ष 6 महीने 6 दिन तक शासिका के रूप में शासक करती। 3 वर्ष 6 महीने 6 दिन। बहराम शाह 1240 से 42, इसे दिल्ली के आमिर ने सुल्तान बनाया था। बहराम शाह को दिल्ली के अमीरों ने इसे सुल्तान बनाया था। यह दिल्ली का पहला सशर्त सुल्तान था, अर्थात यह शर्तानुसार सुल्तान बनाया गया था। इसने नायब के पद का गठन किया और यह पद सर्वप्रथम एर्तुगरुल को दिया था। एर्तुगरुल एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति, इसने सुल्तान के विशेषाधिकार का प्रयोग करना शुरू कर दिया और क्या किया, यह अपने दरबार के सामने शाही नौबत मतलब बजवाना और हाथी बधवाना शुरू कर दिया। शाही नौबत बजवाना और हाथी बधाना शुरू कर दिया। इससे सुल्तान को लगा कि उसके पद की गरिमा समाप्त हो रही है। फलतः सुल्तान ने एर्तुगरुल का वध करवा दिया। ठीक है, जिससे दिल्ली के जो अमीर थे नाराज हो गए। इसको पद से हटाकर अलाउद्दीन मसूद शाह को दिल्ली का नया सुल्तान बना दिया। ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है। अब देखिएगा अलाउद्दीन मसूद शाह का, यह अभी दिल्ली के अमीरों का द्वारा शासक बनाया गया था। देख लिए दिल्ली के अमीर किसको किसको बना दिए। हाँ, और इसके समय नायब का पद दिल्ली के अमीरों को प्राप्त हुआ। यह भी आपका शर्तानुसार शासन था। 1244 अलाउद्दीन मसूद है ना, 1242 से 46 तक रहता है। ये नसरुद्दीन महमूद बनता है 1246 से 65। इसके समय गुलाम वंश की सत्ता और साम्राज्य दोनों कमज़ोर हुआ। नासिरुद्दीन मोहम्मद एक आदर्श और नैतिक सुल्तान था। यह आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था। यह अपने परिवार का भरण पोषण कुरान के आयतों को लिखकर और उसे बेचकर एवं टोपियों को बेचकर करता था। बाप रे बाप, नासिरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, यह 5वां था। नासिरुद्दीन मोहम्मद जो था इल्तुतमिश का पौत्र था, शमसी वंश का 5वां और अंतिम शासक था। 27 मई 1246 को सिंहासन ग्रहण करता है। ठीक है, और देखिएगा कि नासिरुद्दीन जो ऊपर लिखा है संत स्वभाव वाला शासक था। कुरान की नकल करता था और उसको बेचकर आय प्राप्त करता था और धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। सुल्तान अपने समय का श्रेष्ठ सुलेखक भी था। ये सुलेखक था। ठीक है, और 1249 में सुल्तान जो था नासिरुद्दीन का विवाह बलबन की पुत्री, ठीक है, कर लिया। बलबन को उलूग खां, सर्वोच्च खां मतलब महान खां का नायबे मामलिकात का पदवी देता है। आगे देखेंगे, इसे मिलता रहेगा सब आपको डेटा। इतिहासकार मिनाजुल सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासिरी में इसी को समर्पित की है और इसमें इसने नासिरुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया है। इसी के समय बलबन का उत्कर्ष हुआ। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन मोहम्मद से किया था। कब किया था? जब उसका मन किया था। इसी के समय में ही बलबन ने अपने राज्य के कई प्रशासनिक पदों को प्राप्त कर लिया था। बलबन का कार्यकाल गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 तक। इसका मूल नाम बहाउद्दीन था। इसको उलूग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। इसने गुलाम वंश के सुल्तान के सत्ता का गौरव लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन इसने जब सुल्तान का पद संभाला तब इसने सर्वप्रथम सुल्तान के पद का गौरव व महत्व स्थापित किया। इसने सुल्तान के महत्व को स्थापित करने के लिए दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम राजत्व के सिद्धांत, ठीक है, राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बलबन का राजत्व का सिद्धांत क्या है बताइए? क्या है कि राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है। बलबन के राजत्व का सिद्धांत और स्वरूप सार आपका जो सस्सानी पर्सिया से लिया था। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान है जिसने राजत्व का
सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। देखिए बर्नी कहता है, बर्नी के अनुसार, बर्नी क्या, इतिहासकार बर्नी के बारे में आइए थोड़ा सा। बर्नी क्या कहता है, बर्नी के अनुसार राजत्व पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व या निभायते खुदाई कहते हैं, और मान मर्यादा की दृष्टि से वह केवल पैगंबर के बाद ही है। ठीक है, ये कहता है। इसने अपने राजत्व के सिद्धांत में स्वयं को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात परछाई घोषित किया। कहा कि जनता की हितों की रक्षा के लिए ईश्वर ने मुझे धरती पर भेजा है, फलतः जनता को हमारी आज्ञा माननी चाहिए। ऐसा न करने पर जनता दंड की भागी होगी। अपने राजत्व के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए बलबन ने कई उपाय किए जो निम्नलिखित हैं। बलबन ने राजत्व को स्थापित करने के लिए गुप्तचर व्यवस्था की मजबूत किया था भैया। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए इसने ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त किया था। ख्वाजा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा नहीं, ख्वाजा नामक अधिकारी। ठीक है, अब देखिएगा। बर्नी कहता है कि बर्नी के अनुसार बलबन कहता है कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार वाले व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर के प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। ठीक है, बलबन का दरबार ईरानी परंपरा के अनुसार संगठित था। आगे मिलेगा, देखिएगा, जिसमें सीधा पैबोस चलता है। बलबन के सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली सल्तनत में पहली जो सर्वप्रथम दीवाने अर्ज नामक केंद्रीय सैन्य आपका विभाग का गठन किया गया। दीवाने अर्ज, यह विभाग पूरे दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय सैन्य विभाग के रूप में व्याप्त रहा। इसी के तहत बलबन ने स्वयं को फारस का अफरासियाब का वंशज घोषित किया। बलबन ने अपने राजत्व के सिद्धांत को अध्यारोपित या अध्यापित करने के लिए लौ और रक्त की नीति अपनाई। ये नीति का विकास किया। इसके तहत बलबन ने स्वयं को लौ जैसा मजबूत और अपनी सिराओं में सूर विजेताओं के खून बहने का दावा किया। बलबन ने इसी समय सिजदा व्यवस्था को भी शुरू किया। इसी के तहत राज्य के अधीनस्थ लोगों को बलबन को प्रणाम करना पड़ता था। बलबन ने पैबोस व्यवस्था की भी शुरुआत की थी। इसके तहत अधीनस्थ शासकों को उपस्थित होकर अपने पगड़ी को बलबन के पैरों में रखकर उसे चुम्बन करना होता था। ये शुरू होगा चुम्बन। बलबन ने अपने समय काल में फारसी त्यौहार नौरोज को प्रारंभ किया था, जबकि मुगल वंश शासक जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने इसे समाप्त कर दिया था। शाहजहां। बलबन के राजत्व के सिद्धांत की कमजोरी। बलबन ने अपने राजत्व के सिद्धांत को तलवार की शक्ति पर स्थापित किया था। इसीलिए राज्य की जनता स्वाभाविक रूप से इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किए, बल्कि बलबन के बाद गुलाम वंश के कमज़ोर शासक आए और जब जनता ने धीरे धीरे अस्वीकार प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के अन्य शासकों का राजत्व सिद्धांत क्या है। बलबन ने ही सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में राजत्व को प्रतिपादित किया था। इसका राजत्व आपका निरंकुशता व शक्ति का था। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का शासन आता है और इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी करता है। इसकी राजत्व उदारता का था। ठीक है, इस वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इसके स्वरूप को परिवर्तित किया और इसको और निरंकुश बना दिया। ठीक है, जब अलाउद्दीन खिलजी आता है तो इसको निरंकुश बनाता है। देखिए क्या होता है फिर। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि सत्ता का निर्णय तलवार की धार पर ही कर सकते हैं। तलवार की धार ही करती है। उसने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमारा कार्य जनता को समर्पित होगा।
अर्थात जो जनता के लिए उपयोगी होगा उसी को किया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने इसी समय कहा था कि मैं जन्म से मुसलमान हूँ और मृत्यु के समय भी मुसलमान ही रहूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा खुदा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, लेकिन मैं जनता के लिए उपयोगी काम करूँगा। ठीक है। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की शक्ति स्थापित हुई और मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ। इसी के समय दिल्ली सल्तनत में 23 प्रांत थे, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के समय 12 प्रांत थे। गयासुद्दीन तुगलक ने कठोरतावादी राजत्व का त्याग कर कठोरता और उदारता के बीच का रास्ता अपनाया और इसके समय राजत्व को मध्यमार्गी राजत्व कहा गया। इतिहासकार बर्नी के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक राजत्व को आर्थिक क्षेत्र में रस्मे मियाना कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे और निरंकुश बनाया और लेकिन एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने इसे धार्मिक रूप से कट्टर बना दिया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक इस्लामिक कानूनों, शरा और शरीयत के आधार पर शासन करता था। तुगलकों के बाद सैयद वंश की सत्ता स्थापित हुई और इस वंश के प्रारंभिक शासक जो तैमूर व उसके वंश के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा की, लेकिन इस वंश के दूसरे शासक मुबारक शाह ने राजत्व को मजबूत करके दिल्ली सल्तनत में आपका सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण की। सैयदों के बाद लोदियों का सत्ता आया। फिर लोदी क्या करते हैं, लोदी का संस्थापक बहलोल लोदी ने राजत्व में समानता के सिद्धांत को लाया। इसके लिए इस सिद्धांत को कालीन का सिद्धांत कहा गया था, क्योंकि यह अपने सरदारी के साथ सिंहासन पर नहीं बल्कि कालीन पर बैठता था। सिकंदर लोदी ने इसे निरंकुश बनाया था। बलबन के अन्य कार्य व इसके समय में हुए विद्रोह। बलबन के समय बंगाल के शासक तुगरिल खां 1279 में विद्रोह किया था। इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए बलबन ने अवध के सूबेदार अमीन खान को सर्वप्रथम भेजा था, लेकिन अमीन खान को तुगरिल खां ने पराजित कर दिया। तब अमीन खां को बलबन ने अपने दरबार में बुलाकर हत्या करवा दी और कहा कि हारे हुए लोगों को हमारे दरबार में जगह नहीं मिलती है। देखिए, अमीन खां को तुगरिल खां ने पराजित कर दिया। तब अमीन खां को बलबन अपने दरबार में बुलाता है और बुलाकर हत्या कर देता है। अमीन खान के बाद अवध के सूबेदार बहादुर खां को बलबन ने भेजा। यह तुगरिल द्वारा पराजित हो गया। ठीक है। बहादुर खां भी तुगरिल द्वारा पराजित हो जाता है। इसके बाद बलबन ने स्वयं तुगरिल खां के खिलाफ अभियान किया, नेतृत्व किया था और इसी के समय तुगरिल खां छुप गया और बंगाल में, ठीक है, तुगरिल खां छुप गया बंगाल में, लेकिन बलबन के सरदारों ने उसे खोज निकाला और बलबन के इशारे पर इसी के सरदार अली ने तुगरिल खां का वध कर दिया। फलतः बलबन ने अली को तुगरिल कुश अर्थात तुगरिल का वध करने वाला की उपाधि प्रदान किया। बलबन ने तुगरिल की सेना को लोह की नुकीले छड़ से पेट की तरफ से रखकर उसे जीवन को समाप्त कर दिया था। ठीक है। बलबन ने इसी समय बंगाल प्रांत की सरकार अर्थात जिलों में बांट दिया था। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का प्रांतपति नियुक्त किया था, बुगरा खां को, और चेतावनी दी कि अगर तुमने विद्रोह किया तो तुम्हारा हाल भी यही होगा। ठीक है। फिर कैकूबाद आता है। यह बलबनी वंश का दूसरा शासक था। दिल्ली में किलेगढ़ी का महल या किलीखरी महल बनवाया था। कैकूबाद के बाद क्यूमर शासक बना। यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। इसके बाद आता आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश हम देखेंगे, आपका खिलजी वंश देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसके बाद आएगा आपका खिलजी वंश।
देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है।